यूपीटी, जीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को एक बार फिर से पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, एक बार आपके सामने फिर से आ गया हूँ लेकर फिगर ऑफ स्पीच जो ट्राउन सीरीज है। इसके पहले मैंने एक पार्ट में लेके आया था ट्राउन सीरीज का, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। हालांकि मॉक ड्रिल में सारी फिगर ऑफ स्पीच टर्म्स और बाकी चीज़ें करा दी गई हैं, लेकिन फिर भी आपके फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्सेप्ट हम फिर से लेकर आए हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव रूप से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में आज हम कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों, ये देखिए आपके सामने है जुग्मा। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और आपके बाद आज के बाद आप जुग्मा कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं जुग्मा के बारे में। अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसका ओरिजिन देख लीजिए। ग्रीक ओरिजिन है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि कहाँ से ओरिजिन है जुग्मा का, वर्ड जुग्मा का, तो ग्रीक ओरिजिन है, आप ध्यान में रखिए। और इसकी लिटरल मीनिंग क्या है, तो योकिंग। अब योकिंग क्या है, देखिए जैसे खासकर दो बफेलों को या दो बैलों को जब एक साथ रख कर एक जिसे हिंदी में जुआ बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में युग बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको सांकल भी बोला जाता है। तो उसमें एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दोनों बैलों को एक साथ जुताई के लिए यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट में बांध के, ताकि वो दोनों बैल एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में ना जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं। तो कहने का मतलब है कि इसका अर्थ क्या होता है, योकिंग होता है। जुग्मा का शाब्दिक अर्थ ग्रीक ओरिजिन है और शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होगा, योकिंग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्सेप्ट इन दिस फिगर वर्ब और एन एडजेक्टिव डज ड्यूटी विद टू नाउन टू वन ऑफ विच इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर जो एक स्ट्रेस देने वाला वर्ड है अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, एक क्रिया होगी या एक विशेषण होगा, एक वर्ब होगी, एक एडजेक्टिव होगा, और वो दो नाउन्स को मॉडिफाई करेगा। ओके, डज द ड्यूटी विथ टू नाउन्स टू वन ऑफ विच इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। लेकिन एक के साथ देखिए, एक यहाँ पर या तो ऐसे समझिए, या तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये दो नाउन्स को एक साथ मॉडिफाई करेगा। लेकिन जुग्मा में दोस्तों बात ये है कि एक के साथ ये वर्ब बहुत ही स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होगा, एक नाउन के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली, जैसे एक वाले के साथ बहुत, इसके साथ बहुत ही कठोर ढंग से एप्लीकेबल है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली। इसके साथ थोड़ा सा एप्लीकेबल, दोनों के साथ है, लेकिन एक के साथ कम से कम, एक के साथ बहुत ज़्यादा कठोरता से स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होगा। ओके, जुग्मा में कहने का मतलब एक ही वर्ब है, दो नाउन्स को क्वालिफाई कर रही है, लेकिन एक के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है, एक के साथ कम स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। ये हुई जुग्मा की परिभाषा, ध्यान में रखिएगा। While the word appropriate to the other is not used, the figure is resorted to for producing humorous effect। और इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या है, तो ह्यूमरस इफेक्ट पैदा करने के लिए इसे यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको जुग्मा की परिभाषा से, जुग्मा की डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा क्या होता है। अ जुग्मा इज अ लिटरेरी टर्म फॉर यूजिंग वन वर्ड टू मॉडिफाई टू अदर वर्ड्स। एक वर्ड के जरिए दो वर्ड को साधा जाता है, पहले भी मैंने बताया, इन टू डिफरेंट वेज। एन एग्जाम्पल ऑफ जुग्मा इज, अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें, और यकीन मानिए टीजीटी कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, जितना मैंने अपने पेड कोर्सेज में यूट्यूब पर करवाया हुआ है और जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो गाइडेंस दिया है, उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट। उसने या उस लड़की ने या उस महिला ने उस व्यक्ति के कार को भी तोड़ दिया और उसके दिल को भी तोड़ दिया। अब जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रोक वर्ड है, ये कार पे भी अप्लाई हो रहा है, हार्ट पे भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो उस यहाँ पर लेकिन कार के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। तो जुग्मा की यही डेफिनेशन होती है कि एक वर्ब होगी या एक एडजेक्टिव होगा, वो दो नाउन्स के साथ एप्लीकेबल होगा, एक नाउन के साथ बहुत स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होगा दोनों के साथ एप्लीकेबल, एक के साथ ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, एक के साथ कम एप्लीकेबल होगा। बस यही, जैसे शी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, उसकी कार को तोड़ा और उसके दिल को तोड़ा। कहने का मतलब तोड़ा दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कार के लिए भी, दिल के लिए भी।
ये जुग्मा हो गया। आई होप आपको कभी भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हेन यू यूज वन वर्ड टू लिंक टू थॉट्स यू आर यूजिंग ए जुग्मा। व्हेन यू यूज वन वर्ड, दो थॉट्स को लिंक करने के लिए जब एक शब्द का यूज करते हैं तो आप जुग्मा का प्रयोग कर रहे हैं। सम लिटरेरी एक्सपर्ट डिस्टिंग्विश जुग्मा फ्रॉम सिलेप्सिस। जुग्मा को बहुत सारे लोग, कुछ क्रिटिक्स हैं, ये सिलेप्सिस से डिस्टिंग्विश करते हैं बाय इंसिस्टिंग दैट इन अ जुग्मा ओनली वन ऑफ द टू थॉट्स शुड मेक लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, कि एक ही लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड यूज द जुग्मा आई लॉस्ट माई कीज एंड माई टेम्पर। अब देखिए जुग्मा का उदाहरण, लेकिन सिलेप्सिस और जुग्मा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इसके डिटेल में आपको नहीं जाना है। मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये जान लीजिए कि सिलेप्सिस और जुग्मा में कोई खास अंतर नहीं है। ओके, आप जुग्मा को ये जानिए कि एक साथ, जैसे यहाँ पे लॉस्ट वर्ब है, उसने खोया, क्या खोया? चाबियाँ खोई और अपना टेम्पर भी खो दिया, मतलब अपना आपा खो दिया, चाबी भी खो दी। ये भी जुग्मा का उदाहरण है। इन ग्रीक जुग्मा मीन्स योकिंग, एज इन योकिंग वन वर्ड टू टू आइडियाज। टेक द सेंटेंस, देखिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए ही किल्ड द बॉयज एंड द लगेज। यहाँ बॉयज, ही किल्ड द बॉयज एंड द लगेज, यहाँ पर देखिए किल्ड ज़्यादा अप्लीकेबल है बॉयज़ के साथ, लेकिन अप्लीकेबल लगेज के साथ भी है, मतलब डिस्ट्रॉयड ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता। अगर यहाँ पे लगेज, तो डिस्ट्रॉय लगेज के लिए यहाँ पर देखिए जो उसने मार डाला बॉयज़ को, कहने का मतलब यहाँ पे जुग्मा है, चूँकि ये किल्ड वर्ब जो है ये दोनों को, लगेज और बॉयज़ दोनों को मॉडिफाई कर रही है, लेकिन बॉयज़ को ज़्यादा मॉडिफाई कर रही है। लगेज तो डिस्ट्रॉय करने में अर्थ में अगर हम ये कहते हैं डिस्ट्रॉयड द लगेज, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। कहने का मतलब ये बॉयज़ के साथ ज़्यादा अच्छे से अप्लीकेबल है, लगेज के साथ भी अप्लीकेबल है, लेकिन उतने अच्छे से अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ जुग्मा है। अदर एग्जाम्पल्स, जुग्मा के एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। और जुग्मा और सिलेप्सिस में बहुत फ़र्क नहीं है, इसलिए डोंट बी कन्फ्यूज्ड, डोंट डू टू मच रिसर्च। जैसा एग्ज़ाम होता है उसकी वैसे तैयारी करनी है आपको। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इवन यूजीसी नेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं फंसना है कि क्या सिलेप्सिस है क्या जुग्मा है, बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, या ना के बराबर डिफरेंस है, या यूँ कह दीजिए बहुत एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, डिफरेंस है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स। वी इमर्स द इमेज ऑफ श्री दुर्गा विद वीपिंग आईज एंड हार्ट्स। अब देखिए वीपिंग आईज एंड हार्ट्स, अब देखिए यहाँ पे वीपिंग एडजेक्टिव जो है वो आईज को भी मॉडिफाई कर रहा है, हार्ट्स को भी। तो यहाँ पे वीपिंग आईज तो है, लेकिन दिल कहाँ रोता है? आदमी कहता है ना उसका दिल रोता है, दिल रोता नहीं है। ओके, आईज तो समझ में आता है, तो यहाँ पे भी जुग्मा का उदाहरण है। एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट टू हार्ट्स इज ग्रीविंग। ओके, हार्ट्स तो ग्रीव करता है, वीपिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू हार्ट्स। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक के साथ ज़्यादा अच्छे से अप्लीकेबल है, एक के साथ कम थोड़ा अच्छे से अप्लीकेबल है। द फीस्ट एंड नून ग्रीव हाई, द फीस्ट एंड नून ग्रीव हाई, ये मिल्टन के रचना से लिया गया है। प्रोफेसर रॉय टुक हिज हैट एंड लीव, उन्होंने अपनी टोपी भी ली और लीव भी लिया, छुट्टी भी ली। मतलब टुक यहाँ दोनों को, हैट और लीव दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपको आसानी हो जाती है समझने में। आगे देखते हैं दोस्तों, बैनर्स ऑन हाई एंड बैटल्स पास्ड अवे। ओके, ये भी बायरन की रचना से लिया गया है, ये भी जुग्मा का उदाहरण है। द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट, टेनिसन की फेमस लाइन है, द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट। एक ही वर्ब दो चीज़ों के लिए आता ही है, मोमेंट के लिए और वेसल के लिए भी, दोनों गुजर गए, मोमेंट भी गुजर गया, वेसल भी गुजर गया। इसी तरह उदाहरण देखते हैं, जॉन एंड हिज ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड लास्ट वीक। जॉन भी एक्सपायर कर गया लास्ट वीक, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी, मतलब एक्सपायर्ड दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा जुग्मा दोस्तों। हमने भरपूर कोशिश की आपको समझाने की, जुग्मा क्या होता है उसके एग्जाम्पल दिए, डेफिनेशन दी, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। आइए देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच जो है पैथेटिक फैलेसी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि पैथेटिक फैलेसी सर बता दीजिए अच्छे से। तो पैथेटिक फैलेसी की अगर बात करें, ये पर्सोनिफिकेशन की ही एक प्रजाति है, पर्सोनिफिकेशन का ही एक रूप है। पहली चीज़ ये ध्यान में रखिए, पैथेटिक फैलेसी पर्सोनिफिकेशन का ही एक
एक रूप है। पहली चीज़, ये चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रखिए। इन दिस फिगर नेचर इज पोर्ट्रेड एज टेकिंग अ डेफिनेट इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन। प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन एक्शन करेंगी। ओके, जब प्रकृति मानवीय भावनाओं को प्राकृतिक चीज़ों पर आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ पर पैथेटिक फैलेसी होती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। This figure has been so called by Ruskin because it is fallacy or illusion caused by an excited state of feelings when the mind is borne away, overclouded or overdazzled by emotions. एग्जाम्पल देख लेते हैं पैथेटिक फैलेसी का, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अर्थ फेल्ट द वूंड, अब धरती जो है महसूस कर रही है घावों को। एंड नेचर फ्रॉम हर सीट साइंग थ्रू ऑल हर वर्क्स गिव साइंस ऑफ वो। साई मतलब साई कर रही है, आ भर रही है, जो नेचर है वो आ भर रही है, जो अर्थ है वो घाव महसूस कर रही है, बादल रो रहे हैं कि चांद मुस्कुरा रहा है। ह्यूमन इमोशंस को, जो प्राकृतिक जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, चीज़ें हैं, पत्तियां रो रही हैं, ओके, उन पे जब अप्लाई कर दिया जाता है तो उसे पैथेटिक फैलेसी ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म में कहते हैं। वो हो सकता है पर्सोनिफिकेशन भी, लेकिन और स्पेसिफिकली आप जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? पैथेटिक फैलेसी कहा जाएगा। द पैल येलो वुड्स वर वेनिंग, द ब्रॉड स्ट्रीम इन हिज बैंक्स कंप्लेनिंग। यहाँ पर देखिए स्ट्रीम जो है वो कंप्लेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द ओक्स फॉरगॉट देयर विस्परिंग, द पाइन्स देयर रेवरी। यहाँ पर ओक्स जो है वो भूल गए अपनी विस्परिंग करना और पाइन्स अपनी रेवरी करना। तो सारी प्राकृतिक चीज़ों को, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि नोट में दिया गया है। एवरी अट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कॉज ऑफ पैथेटिक फैलेसी। कहने का मतलब हर एक अट्रीब्यूशन जो होता है ह्यूमन इमोशंस का इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे, उसे पैथेटिक फैलेसी नहीं कहा जा सकता। इट इज ओनली व्हेन नेचर इज शोन एज टेकिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन। तभी पैथेटिक फैलेसी होगी दोस्तों जब नेचर को दिखाया जाएगा रुचि लेते हुए मानवीय कार्यों में, एज बीइंग इन सिंपैथी विद और एंटीपैथी अगेंस्ट इट दैट वी हैव द केस ऑफ पैथेटिक फैलेसी। कहने का मतलब मानवीय भावनाओं को आप शॉर्ट में ये समझिए, कंफ्यूज मत होइए। साहित्य है, एक कॉन्सेप्ट बिठाना बहुत ज़रूरी है। मानवीय भावनाओं को जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पर जब आरोपित किया जाता है तो वहाँ पैथेटिक फैलेसी होती है। Thus the sentence the train panted at last into the लखनऊ स्टेशन इज़ नॉट अ केस ऑफ पैथेटिक फैलेसी। अब ट्रेन देखिए प्राकृतिक वस्तु नहीं है वैसे भी, तो इनएनिमेट शब्द ही इससे समझना ही ठीक नहीं है। निर्जीव चीज़ों पे का मानवीकरण आप पैथेटिक फैलेसी नहीं कह सकते। इनफैक्ट प्राकृतिक चीज़ों पर जब मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है वहाँ पैथेटिक फैलेसी होती है। द ट्रेन पैंटेड एट लास्ट इनटू द लखनऊ स्टेशन, यहाँ पर बेशक पर्सोनिफिकेशन होगा लेकिन यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते। आइए देखते हैं एक और ज़रूरी फिगर ऑफ स्पीच। ये दोस्तों क्या है? इन्यूएंडो है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इन्यूएंडो बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में, बार बार कई एग्जाम्स में। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधे सीधे मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ को हिंट करना। सीधे सीधे नहीं कहा जाता, हिंट किया जाता है, आपको समझना पड़ेगा। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ थिंग इज़ insinuated or hinted instead of being plainly stated। सीधे सीधे ना कह के थोड़ा सा हिंट दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? innuendo होगा। In this figure the main purpose of the writer or speaker is kept out of view and is left to be inferred by the reader or hearers। वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहेगा, आप पर छोड़ देगा कि आप निष्कर्ष निकाल लें। वो सीधे सीधे नहीं कहेगा कोई भी चीज़। It is always
prompted by hostile feeling and consisting of artfully making damaging imputations without making a direct charge। सीधे सीधे आरोप नहीं लगाया जाता। कई बार सीधे सीधे आप किसी पर आरोप लगाते हैं, कोई चीज़ सीधे सीधे कह देते हैं, एब्रप्ट रूप से कह देते हैं, ब्लंटली कह देते हैं, तो उस चीज़ में आप पर कार्रवाई हो सकती है, चाहे आप लेखक हों चाहे आप पत्रकार हों। तो इसमें किसी चीज़ पर इशारा किया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। वो धनी लेकिन ईमानदार माता पिता से उसका जन्म हुआ है। मैं कहूँ कि धनी परंतु उसके माँ बाप धनी तो हैं लेकिन ईमानदार भी हैं। इसका मतलब सीधे सीधे अर्थ चुपके से निकल रहा है कि ज़्यादातर धनी लोग ईमानदार नहीं होते। ठीक, ये आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, लेखक नहीं कहेगा। लेखक सिर्फ इतना कहेगा, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। देयर यूज ऑफ बट हियर instead of and obliquely suggests that the rich are generally dishonest. Okay, you have to understand it. एक ये वाला एग्जांपल लेते हैं, आई विश टू डाई ए नेचुरल डेथ। यहाँ पर देखिए, आई विश टू डाई ए नेचुरल डेथ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, यहाँ पर भी इशारा किया गया है। दिस वॉज सेड बाय अ मैन हु वॉज सीरियसली इल। ये उस व्यक्ति द्वारा कहा गया था जो गंभीरतापूर्वक बीमार था। व्हेन ही वॉज एडवाइज टू प्लेस हिमसेल्फ अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ अ फिजिशियन। उसे कहा गया कि भाई डॉक्टर की सलाह ले लो, फिजिशियन से मिल लो। ही वांटेड टू मीन दैट डॉक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्योरिंग ए पेशेंट ओनली हैसेंस हिज डेथ। उसका ये कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर से अगर मैं सलाह लूँगा तो और जल्दी मेरी मौत हो जाएगी। मैं नेचुरल डेथ चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर से सलाह नहीं लूँगा। उसका ये कहने का मतलब है। उस एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर देखिए, आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसीलिए मैंने कई एग्जाम्पल लिए हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। माय फ्रेंड्स वो पुअर बट ऑनेस्ट। मेरे दोस्त गरीब थे लेकिन, पुअर एंड ऑनेस्ट नहीं कहा है, लेकिन बट ईमानदार थे। इसका मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि पुअर जो पीपल होते हैं अक्सर बेईमान होते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं कहा गया, हिंट दिया गया है, इंसिनुएट किया गया है। ये एग्जाम्पल से अगर अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो इससे तो पक्का समझ में आ जाना चाहिए। आई एम वन कैंडिडेट इन दिस ग्रुप दैट डज नॉट हैव ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। कहूँ नहीं भैया, इस ग्रुप में मैं एकमात्र मैं कैंडिडेट, कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं ड्रिंकिंग नहीं करता। कहने का मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं इस पूरे ग्रुप में, इस वर्ग में, इस समूह में, भैया कम से कम एकमात्र व्यक्ति मैं ऐसा हूँ जो ड्रिंकिंग नहीं करता। आपने किसी को कुछ नहीं ना कह के, किसी को कुछ भी ना कह के आपने सब कुछ कह दिया, मतलब और लोग ड्रिंकिंग करते हैं, आपने हिंट कर दिया। तो आई होप एनीवेंडो दोस्तों आपके समझ में आया होगा। और थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार और इतनी सारे ये बड़ी संख्या में वीडियोस को देखने के लिए और इतनी डिमांड करने के लिए। अभी मैं कुछ दिनों से ओइंग टू सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाल रहा था और पेड में भी वीडियो नहीं पढ़ रहे थे, ना के बराबर पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी डिमांड, इतने फ़ोन कॉल्स की हमें आना ही पड़ता है। बिकॉज़ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये तारीफ़ की सर आप जो समझाते हैं वैसा बहुत कम लोग समझा पाते हैं। इस सब से मैं बहुत खुश हूँ। और यकीन मानिए जिस तरह से मैं निर्देशन देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, हमारे निर्देशन के हिसाब से, हमारे मार्गदर्शन के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए चीज़ों को। खासकर जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।